दरबार में अचानक अजीब सी तमन्ना छा गई। रात के सन्नाटे में महल के ऊपरी हिस्से से सैकड़ों कदमों की आवाजें आती, दीवारों पर ठंडी हवा अपने आप चलने लगती और दरबार के उज्जवल दीपक बुझने लगते। कुछ दिनों में ये घटनाएं इतनी बढ़ गई कि रसोइयों के बर्तन तक लड़खड़ा उठते। रजवाशियों के सारे लोग भयभीत हो गए और दरबार में अफेर फैल गया कि महल में भूत है। खबर सीधे अकबर के कानों तक पहुंची। बेइंतहा उत्सुक और कभी कभी उन छोटी छोटी भूल चूकों में भी मजे लेने वाले बादशाह ने फिलहाल डर को अपनी एक समस्या समझा और बीरबल को बुलाया। बीरबल वही था, चतुर, शांत और हमेशा मुस्कुराहट के साथ तैयार। उसने दरबार में आते ही बिना कोई घबराहट दिखाए कहा, महाराज, भूत पकड़ने की खातिर चीरफाड़ की जरूरत नहीं। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा विचार और एक अच्छी सी योजना चाहिए। अकबर ने चश्मा घुमाकर उसे देखा और बोला, अगर तू पकड़े तो इनाम तेरा, वरना तुम्हें ही सजा दे दूंगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, सजा के बदले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे महल का भूत खुद गिरफ्तार हो जाएगा। रात को बीरबल ने महल के कई कर्मचारियों से मुलाकात की, रखवालों से, रसोइयों से, मोहरमानी से और उन भूत देखे गए स्थानों पर काम करने वाले बालमजदूरों से। उसने ध्यान से सबकी बातें सुनी। हर कोई कहता था कि अचानक छाया सी आती, दीवार पर ठंडापन पड़ता और एक बांसुरी जैसी आवाज बजती, वैसे स्वर जो किसी इंसान के नहीं लगते। कुछ लोगों ने बताया कि सुनसान गलियों में सफेद कपड़े जैसा कुछ हवा में लहराता दिखा। बीरबल ने सबके चुने हुए शब्दों का सचित्र लेखा जोखा कर लिया, मगर उसने कोई चिल्लाहट नहीं मचाई और न ही किसी पर शक जताया। उसने दरबार में एक सरसरी योजना बताई, महाराज, भूत डरता है उजाले से और सच से। हम उसे सचमुच उजाला दिखाएंगे और सच से मुकाबला कराएंगे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, चुपके से देर रात महल के ऊपरी हिस्से में पहरा रखा जाएगा, पर असल पहरेदार वही होंगे जिन्हें भूत स्वयं चुनौती देता है, और एक जाल भी बिछाया जाएगा। बादशाह ने हंसते हुए निर्देश दिया और रात की योजना अमल में लाई गई। रात थी, चांद आधा आधा, हवाएं धीरे धीरे महल की गलियों में सरक रही थी। बीरबल ने महल के एक पुराने खंडहर खाने वाले हिस्से को चुना, वही हिस्सा जहां कई लोगों ने भयावह आवाजें सुनी थी। उसने वहां छोटे छोटे जुगाड़ किए, कुछ जगमगाने वाली पेटियों में तेल से बत्तियां जलाईं, कुछ दरवाजों पर मोजे और फंदे रखे गए और छिपकर खड़े रहने के लिए कुछ दुर्जनों को चुना गया जिसे भूत के सामने डालना था। ये वही लोग थे जिनके ऊपर कभी भूत का अटैक हुआ था, ताकि उनका डर उसी के सामने काम करे। बीरबल ने एक खाली कमरे में चिदंबर कर रखा और अपने चेहरे पर नकाब नहीं लगाया। उसे पता था कि भूत नकाबो ख्याल के बजाय वास्तविक दुनिया के तर्कों से परास्त होता है। दौड़ते धावते समय सब कुछ शांत था। तभी मध्यरात्रि के आसपास दीवारों से एक मध्यम सिसक उठी और हवा के साथ किसी छोटी सी बांसुरी की स्वरध्वनि आई। एक सफेद सा चित्तूल जैसा अंधेरा हवा में लहराने लगा और दरवाजों की हड़बड़ी से तकिए गिरने लगे। वे जो छिपे हुए थे जोर से कराह उठे। महल के दीपक अपने आप बस गए। यानी नहीं, बीरबल ने तो सब जगह दीपक रखे थे जो अचानक जलने लगे ताकि किसी छिपे हुए बंदे का भय बढ़े। पर अजीब बात यह थी कि कुछ दिए ठिठक कर बुझ गए, जैसे कि किसी ठंडी सांस ने उन्हें बुझा दिया हो। 20-25 मिनट तक सब कुछ उस भय से घिरा रहा। बीरबल ने संयम से बैठकर देखा। फिर अचानक, उसी तरह जैसे किसी ड्रामे में मुख्य पात्र सामने आता है, एक छाया ने दीवार के पास से बाहर निकलकर तेज कदमों से कमरे के बीचे मैदान में आकर खड़ी हो गई। वो छाया ऊंची, पतली, सफेद चादर में लिपटी हुई थी और उसके चारों ओर हवा का घेरा था, ठीक वैसा जैसा लोग भूतों के बारे में कहते थे। उसने धीमी, खटखटाती आवाज दी और कहा, किसने यहां कदम रखे? लौट जाओ, ये मेरा ठिकाना है। उसकी आवाज मानो दीवारों से इखलास लेकर निकली हो। जो लोग छिपे थे वे कांप उठे।
बीरबल ने नर्म मुस्कान के साथ उस छाया को देखा और बोला, अरे हां, तुम्हारा ठिकाना सच में पुराने किस्सों में रहता है, पर मेरा नाम भी ध्यान रखना। मेरा नाम बीरबल है। छाया ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम यहां कैसे? ये जगह मेरे लिए है। बीरबल ने शांति से कहा, तुम्हें कौन कहता है कि यह तुम्हारा है? महल सबका है, राजा का, रक्षक का और यहां तक कि रात की हवाओं का भी। पर अगर तुम सचमुच भूत हो, तो क्या तुम लोगों को डराकर उन्हें अपने दोस्त बना लेते हो? क्या डरने से दोस्त बनते हैं? छाया ने जवाब दिया, मैं डराता हूं क्योंकि मैं भूला हुआ हूं। मुझे याद नहीं रहता मैं कौन हूं। बीरबल की आंखों में स्नेह झलक उठा। वो धीरे धीरे छाया के पास गया और बोला, तो चलो याद दिलाते हैं। पहले तुम क्या खाते थे? क्या तुम्हें मिठास पसंद थी या खट्टा? छाया ने अचरज से कहा, खाए, मुझे, मैं कौन हूं? तभी बीरबल ने धीरे से आवाज बदली और बोला, ठीक है, चलो हम खेल खेलते हैं। जो सच्चा हो वही सामने आए। मैंने महल के पुराने रजिस्टर में देखा है कि इस हिस्से में कई बरस पहले एक लेखपाल रहता था। उसका नाम नंदलाल था। क्या तुम्हें नंदलाल की याद आती है? छाया एक क्षण ठिठकी और फिर उसकी आवाज में कुछ टूटन सी आई, नंदलाल। उस रात के जज्बात कुछ ऐसे पल में बदल गए जब छाया की धीमी धीमी सांसें मानो इंसानी रूप लेने लगी। बीरबल ने उस छाया को ध्यानपूर्वक देखा। नीचे से चादर खिंची हुई थी और उसके पैर दिखने पर बीरबल ने धीरे से रोशनी की ओर इशारा किया। एक ठोकर से वो चादर सरक गई और सामने का चेहरा दिखा। कोई भूत नहीं, बल्कि एक वृद्ध आदमी था। चेहरा थका हुआ, आंखों में बूढ़ी सी उदासी थी। उस वृद्ध ने झिझकते हुए कहा, मैं नंदलाल ही हूं। दरबार के उन लोगों के मुंह खुल गए। कुछ ने चीख मारी, कुछ ने सांस ली और अकबर खुद ठिठक गया कि किस तरह का तमाशा ये है। पर बीरबल शांत रहा और धीरे से बोला, नंदलाल जी, तुमने लोगों को डराया क्यों? तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? नंदलाल ने कहा, बीरबल जी, मैं भूल गया था कि मैं इंसान हूं। मेरे साथ कुछ लोगों ने एक बड़ा जाल बिछाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं यहां रात को आऊंगा और चादर ओढ़कर लोगों को डराऊंगा तो वे मुझे कुछ दान देंगे। पर धीरे धीरे मेरे साथी मुझे छोड़ गए और मेरी यादें भी धीरे धीरे छीन गई। मैं अकेला हो गया और डर ही मेरा साथी बन गया। बीरबल ने सोचा, ये खेल किसका हो सकता है? फिर उसने महल के उन लोगों पर नजर डाली जिन्हें थोड़ी सी लालच और चालाकी से बहलाया जा सकता था। उसकी बातों का असर पाटा गया और उसने उन लोगों के नाम गिनाए। कुछ कामचोर मुनीम, एक दुकानदार जो महल के पुराने हिस्सों में सामान रखता था, और एक युवा जो नई नौकरी की चाहत में किसी के भरोसे आया था। बीरबल ने कहा, नंदलाल ने अपनी गलती कब मानी? उसने कभी किसी से चोरी की? उसे क्यों छोड़ दिया गया? व्यक्ति व्यक्ति पर सवाल करने पर असल सच उजागर होने लगा। पता चला कि उन दिनों एक चोर गिरोह महल में घूमता रहा, सोने चांदी के छोटे छोटे उपहार उड़ा लेता और उन पर शक नंदलाल पर जाता रहा। नंदलाल जो अपने परिवार की रक्षा की चिंता में था, उन्होंने अपने जीते जी तरक्की के लिए नकलनामा किए, पर जब चोरी बार बार हुई तो उसे बर्खास्त कर दिया गया और लोग उसे शक की आंखों से देखने लगे। उम्र बढ़ने पर काम नहीं मिला और वहां का एक दुकानदार जिसने उसे रात की जागरूकियों के लिए कुछ पैसे देने की बात की, ने झूठे वादे कर उसे खेल का उपकरण बना दिया। नंदलाल ने खुद बताया कि उसने कभी चोरी नहीं की थी, पर उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी। बीरबल ने धीरे से कहा, तो भूत नहीं है, बल्कि हमारी लापरवाही और हमारी गलतफहमी है। अकबर ने आंखें चमकाकर पूछा, तो जो चोर था वो कौन? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, वो चोर वही था जो इन सब घटनाओं का लाभ उठा रहा था। एक चतुर व्यक्ति जो लोगों के डर का इस्तेमाल कर चोरी करता। बीरबल ने तुरंत योजनाबद्ध कार्रवाई की। उसने महल के भीतर कुछ नकली वस्तुएं रखवा दी, चमकदार मगर असली सोने की नहीं, और उन वस्तुओं के पास छिपने के लिए
छोटे छोटे तंबू बनाया। रात होते ही वही चोर आया। उसने सोचा कि चादर भूत अब रुका हुआ है और वो आसानी से काम कर लेगा। पर बीरबल का जाल बड़ी चालाकी से बिछा हुआ था। जैसे ही वो चोर हाथ बढ़ाता, दरवाजे की लोहे की झंकार हुई और दरबार के कुछ रखवाले झपट कर उन पर पड़े। चोर दबोच लिया गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने कई रातों में महल से चुरा कर बेचने का काम किया है। उसने बताया कि उसने नंदलाल का इस्तेमाल डर फैलाने के लिए किया था, ताकि जब लोग भयभीत हो तो उनकी आंखें और नजरें भटक जाएं और वो चोरी कर सके। जब सच सबके सामने आया तो महल में जो क्रोध था वो धीरे धीरे संवेदना में बदल गया। नंदलाल की सफाई सुनकर अकबर का दिल पसीज गया। उसने नंदलाल को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने सच कहा? नंदलाल ने आंसू भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं खामोश रहा। मैंने अपने अहं के कारण सच नहीं कहा, पर मैंने कभी चोरी नहीं की। अकबर ने उसकी आंखों में देखा, उसकी किस्मत पर तरस खाया और बोला, ये राज तुम्हें सजा नहीं देगा, तुम हमारे यहां वापस आओ। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, किसी की प्रतिष्ठा खत्म कर देने से कठिन बात और क्या हो सकती है? हमें अपने कृत्य पर विचार करना चाहिए। अकबर ने अपने खजाने से एक अच्छा सा अनुदान दिया। नंदलाल को सम्मान के साथ एक छोटी सी जिम्मेदारी दी और कहा कि वो महल के पुराने अभिलेखों का रखरखाव करे। उसने चोर को सजा देने की बजाय उसका दमन करवाया। अदालत ने उसे सार्वजनिक सेवा के लिए भेजा और साथ ही सिकंदरनुमा कड़ी चेतावनी दी कि ऐसा अन्याय पुनः नहीं होगा। उस रात के बाद महल की हवा में फिर से शांति छा गई। दीपक बिना कारण बुझने बंद हो गए, चादर के डरने वाले हल्ले गायब हो गए और लोग फिर से हंसने लगे। बीरबल ने सबको एक छोटी सी बात समझाई, डर को बढ़ाने वाले अक्सर हमारी असुविधा और हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, पर अगर हम समझदारी से काम ले तो डर का मुखौटा उतर जाता है और सच उजागर हो जाता है। कई दिनों बाद जब महल में फिर से उत्सव छिड़े तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुमने फिर से सच्चाई को उजागर किया, पर एक बात बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि भूत असल में कुछ और होगा? बीरबल ने ठाका मारा और कहा, महाराज, डर तो हर किसी को लगता है, पर बुद्धि और दया अगर साथ हो तो डर हमारे लिए शिक्षक बन जाता है। नंदलाल अब महल के अभिलेखों का हार्दिक रक्षक बन गया। उसकी आंखों में जो शर्म थी वो अब गर्व में बदल गई। लोग उसे आदर से देखते और बच्चे अक्सर उसके पास जाकर पुरानी कहानियां सुनते। चोर ने भी जो गलती की थी, उसने उसके कर्म सुधारने का मार्ग दिखाया और उसने समाज सेवा की। महल में जो भूत था वो अब नहीं था, और वो डर जिसने सबको थरथर कर दिया था वो भी एक सीख बनकर रह गई। इस कहानी का असली संदेश ये था कि भय और अफवाहें अक्सर अनचाहे मुसीबतों की जड़ होती है। जहां घबराहट हो वहां समझदारी की जरूरत होती है, और जहां कोई अपमान सहता है वहां समाज का दया भरा हाथ उसे वापस समाज में जोड़ सकता है। बीरबल की सूझबूझ, उसकी नरमी और उसका न्यायप्रिय स्वभाव ही था जिसने महल के भूत को पकड़ा, न तलवार से, न दंड से, बल्कि सच्चाई और दया से। रात के सन्नाटे में जब लोग अब दियों के नीचे बैठकर कहानियां सुनते तो वे अक्सर बीरबल के उस अनोखे अंदाज की चर्चा करते। कैसे उसने डर को प्यार में बदला, शक को समझदारी में और बदनामी को सम्मान में बदल दिया। और इसी के साथ महल की दीवारों से एक पुरानी फुसफुसाहट भी हट गई। अब वहां सिर्फ हंसी और जीवन के गीत सुनाई देते थे। एक छोटी सी सीख, डर का सामना बुद्धि और सहानुभूति से कीजिए। अक्सर जो भूत हम देखते हैं वो हमारी ही गलतफहमियों और दूसरों की चालबाजियों का परिणाम होता है। दया और सच ही उसे परास्त कर सकते हैं। अगली कहानी का शीर्षक बीरबल और खोया हुआ मोती। बीरबल और खोया हुआ मोती। महल के आंगन में उस सुबह कुछ अजीब सी हलचल थी। कोई मायूसी, कोई बेचैनी। राजमहल के गहनों की अलमारी से एक अत्यंत अनमोल मोती गायब हो गया था। ये मोती किसी साधारण मोती जैसा नहीं था।
वो अकबर की रानी के गले में वर्षों से धड़कता आ रहा था। उसके साथ कई वर्षों की यादें, राज की एक पुरानी शपथ और बहुत सी कहानियां बंधी थी। कहा जाता था कि वो मोती एक समुद्र के किनारे से लाया गया था, जिसकी चमक में सागर की हर लहर का जादू समाया हुआ था। उसके खो जाने से केवल कीमती वस्तु नहीं गुमी थी, महल की गरिमा और कुछ लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई थी। अकबर ने पहली बार जब यह खबर पाई तो वो गंभीर हुआ। उसने तुरंत दरबार बुलाया और सबसे पहले बीरबल की ओर देखा। चतुर और समझदार बीरबल, जो हर झंझट में हल्का सा मुस्कुराकर आग पर नमक छिड़क देता था। अकबर ने कहा, बीरबल, ये अनमोल मोती कहा गया? ये तो हमारे राज्य की शान है, इसे ढूंढो वरना। उसने आखिर में कोई बड़ी सजा बताई, पर उसकी आंखों में चिंता थी। बीरबल ने तनिक सोचकर कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, सच सामने आएगा, पर हमें धैर्य चाहिए और कुछ नाजुक चालें। बीरबल ने सबसे पहले उस समय तक के सभी लोगों से बातचीत की जो रानी के निकट आते जाते थे। देश के हर कोने से दरबार में आने वाले सेवक, गहने संभालने वाले मिस्त्री, गहनों की मरम्मत करने वाले और रानी के पर्सनल सहायिका, हर किसी ने अपनी अपनी बात कह दी। किसी ने कहा कि मोती रात के दौरान गायब हुआ, किसी ने कहा कि शायद चोरी की योजना महीनों से बनाई जा रही थी। बीरबल हर बात शांत मन से सुन रहा था, बिना किसी पर तुरंत आरोप लगाए। उसकी आदत थी कि वो पहले सुने और समझे, फिर थोड़ा सा चुस्त प्रश्न पूछे और अंत में अपनी चाल चल दे। बीरबल को एक बात अजीब लगी। जो लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, वे वही थे जिनके हाथ उस मोती के पास जाने का मौका था। कुछ लोग तो इतनी बेफिक्री से बात कर रहे थे कि मानो उन्हें इस घटना से कोई सरोकार नहीं है, पर कुछ लोगों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी को पलक झपकते हुए अपनी सांस रोकनी पड़ी हो। बीरबल ने धीरे से दरबार को छोड़कर रानी के स्त्री मंडल में भी जाकर बातचीत की, पर वहां किसी ने ज्यादा बताने से मना कर दिया। रात को बीरबल ने महल के छोटे छोटे कोनों में निगाह घुमाई। गहनों के कमरे में दीवारों पर झरोखों से आती ठंडी हवा, लकड़ी की पुरानी अलमारियां जिनके बीच गहने छुपे रहते थे, सब कुछ उसने देखा, मगर किसी खुलासा सुराग नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले रानी के सहायक ने नया एक साफ सुथरा सूती कपड़ा दिया था, जिसका मूल बहुत कम था, पर उसने कहा था कि वो किसी विदेशी कारखाने से आया है। बीरबल ने उस कपड़े पर ध्यान दिया और उसे छू कर देखा। कपड़ा तो साधारण था, पर उसकी सिलाई में कुछ अनोखा नमूना था, छोटे छोटे निशान की तरह, जिन्हें देखकर बीरबल की बुद्धि ने तुरंत कुछ सवाल खड़े कर दिए। अगले दिन बीरबल ने बड़ा धारदार लेकिन चतुर कदम उठाया। उसने दरबार में घोषणा की कि मोती का नकल बनाया जा चुका है। एक बिल्कुल वैसा ही और असली से मुश्किल से अलग पहचानने वाला मोती राजमहल में रखा जाएगा, और जो भी उसे चुराएगा उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। यह सुनकर कमरे में हल्की संगीत सी उठी, पर बीरबल की आंखों में शांति थी। दरबार की सूचनाओं के अनुसार कई लोग ऐसे थे जिनके पास मोती की तरह की नक्काशियों का हुनर था। कुछ शरीर में छुपा हुआ लालच, कुछ रंजिश और कुछ पुरानी दुश्मनी के कारण लोगों ने मोती की तरफ झुकाव दिखाया। बीरबल ने उन सभी लोगों की दिनचर्या पर गहरी धड़क से नजर रखनी शुरू कर दी। उसने एक नकली मोती राजा के सामने बहुत खुले तौर पर रखा और कहा कि उसे रात भर गोपनीय दरबानों में से एक के पास रखा जाएगा, ताकि जो भी चुराएगा वो पकड़ा जाए। रात हुई और महल में एक छुपी हुई निश्चलता फैल गई। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद रखवालों के साथ मिलकर रात भर पहरा रखा। मध्यरात्रि के लगभग 1 बजे कमरे की खिड़की से किसी हल्के कदमों की आवाज आई। किसी ने धीरे धीरे बैग उठाया और मोती की तरफ बढ़ा, पर वो कोई अजनबी नहीं था। वो रानी की सहायिका का भाई, छोटा सा आदमी, तेजताल का और चतुर निकला, पर उसकी चाल से कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसने मोती पर हाथ रखा, बीरबल ने सन्नाटा तोड़ते हुए आवाज की, रुको, और रखवाले उस पर कूद पड़े।
वो युवा भयभीत हुआ पर उसने कुछ कहा। मैंने केवल मोती बदलने आया था। मोती असली खाली था। रानी ने मुझे भेजा था। लोग एकदम चौंक गए। बीरबल ने एक एक कर सभी से बात की और उस युवक ने बताया कि उसे सच में कुछ दिनों पहले रानी ने कहा था कि वो मोती की चमक कम होने की शिकायत कर रही थी। रानी ने कहा कि उसे एक छोटी मरम्मत की जरूरत है और किससे पुराने मोती में कुछ रोग की तरह समा गए हैं। रानी ने उसे मोती लेकर बाहर एक वरगाह भेजने के लिए कहा था ताकि वहां उसे चमकाया जा सके और वापस किया जाए। युवक की बात सत्य प्रतीत हुई पर बीरबल की सूझबूझ ने उसे आगे प्रश्न किए। ये वरगाह कहाँ है? किसने कहा? कौन सा समय निर्धारित था? युवक ने सब बतला दिया, पर फिर भी मन में संदेह रहा। बीरबल ने उस वरगाह की तह तक पहुंचना चाहा। उसने जानना चाहा कि क्या वास्तव में कोई वरगाह में मोती की मरम्मत होती है या ये सब एक बहाना था। उसने उस शहर के बाजार तक जाके वहां के मोती बनाने वालों और गहने बेचने वालों से बात की। एक बूढ़े मोतीकार ने उसे बताया कि हाल ही में कुछ अंधेरे सौदागर महल के समीप घूम रहे थे और वे अक्सर रानी के नजदीकी लोगों से बातचीत करते, पर वे लोग ही मशहूर थे जो गहनों की नकल बनाते थे और फिर असली गहनों का जगह बदलकर चोरी कर लेते थे। बूढ़े मोतीकार की बात ने बीरबल को एक नए रास्ते पर ले जाया। वो समझ गया कि कोई बाहरी गिरोह महल के अंदर किसी तरह की साजिश रच रहा है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने महल के आसपास और भीतर गुप्त निगरानी की। उसने पाया कि एक नया व्यापारी हाल ही में महल के पास आकर रुक गया था। उसका नाम सरदार इब्राहिम था। इब्राहिम शालीन और ज्ञानी दिखता था, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी, जैसे वो हमेशा कहीं और नजर घुमा रहा हो। बीरबल ने इब्राहिम की दुकान पर कुछ वेशभूषा के साथ जाकर खुद उसे परखा। इब्राहिम ने भी बिना शक के बात की, पर बीरबल ने कुछ छोटे छोटे संकेत देखे। इब्राहिम के स्टोर में गहने की छोटी छोटी नकलें मौजूद थी और कुछ पुराने मोतियों की कढ़ाई उसमें छुपी हुई थी। बीरबल ने इब्राहिम पर सीधे आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसने एक और चाल सोची। उसने महल के बड़े से गहने वाले कमरे में कुछ नकली कीमती गहने रख दिए, बहुत ही चमकदार पर नकल। फिर उसने सुनियोजित ढंग से कहा कि चाहता है कि वे लोग जो लालची हैं अपने कर्म स्वयं दिखा दें। कुछ रातों बाद वही इब्राहिम की टोली चुपके से महल में घुसी, पर बीरबल ने पहले से ही सब तैयार कर रखा था। छुपे हुए रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस ने गिरोह के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इब्राहिम ने कबूल किया कि उसने मोती को अपने गिरोह के जरिए बाहर भेज दिया था और उसमें से कुछ हिस्से बेच दिए थे। पर असली मोती का क्या हुआ? इब्राहिम ने कहा कि वो गिरोह में किसी ने मोती को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और असली मोती अब संभवतः अलग अलग दुकानों में बिखरा हुआ है। ये सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। अगर मोती के टुकड़े अलग अलग बाजारों में बंट गए तो उसे एकजुट करना नामुमकिन सा काम था। बीरबल ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उसने दुकानों, कारीगरों और समुद्री व्यापारियों के बीच गहराई से पूछताछ की। उसने उन बूढ़े कारीगरों को बुलाया जो वर्षों से मोतियों की पहचान करते आए थे। उन बूढ़ों की सूझबूझ ने एक आश्चर्यजनक सत्य सामने ला दिया। मोती के हिस्से तोड़ा नहीं जा सकता था। असली मोती में एक विशेष किस्म की परत होती है जो रेशमी धागे की तरह भीतर तक फैली रहती है। उसे तोड़ना कठिन ही नहीं, असंभव है बिना उसकी चमक को पूरी तरह से नष्ट किए। यदि मोती टुकड़ाए जाते तो चमक पूरी तरह चली जाती। इसका मतलब था कि इब्राहिम की बात झूठी थी। मोती संभवत कहीं सुरक्षित रखा गया था, न कि टुकड़े किए गए थे। ये तथ्य सामने आते ही कहानी का रंग बदल गया। इब्राहिम ने डर के मारे झूठ बोला था ताकि वो कुछ समय पा सके और गिरोह के अन्य सदस्य भी आशंका में थे। बीरबल ने सोचा कि असली मोती अभी भी किसी के पास पूर्ण रूप से है, पर कौन? उसने फिर महल के आसपास के लोगों पर अपनी निगाहें तेज कर दी। वो तरह तरह के संकेतों पर ध्यान देने लगा। किसी की अचानक सजी हुई कढ़ाई, किसी घर की अचानक लग गई लंबी सी छत,
किसी के चतुर चेहरे पर चमक, छोटे छोटे संकेत जो आम नजरों से छिप जाते हैं। एक दिन बीरबल को खबर मिली कि इब्राहिम के गिरोह के एक पुराने सदस्य का नाम लखन था, जो अब महल के पास एक संक्षिप्त सी झोपड़ी में रहकर गली में मोतियों की छोटी छोटी मरम्मत करता है। बीरबल तुरंत वहां गया और लखन से मिलने का बहाना किया। लखन ने पहले तो आधा सरल उत्तर दिए, पर उसके हाथों की वो चाल और वो कपड़े की सिलवटें बीरबल की नजर से बच न सकी। बीरबल ने बड़ी चालाकी से लखन से बातें शुरू की। उसने लखन को यह महसूस करा दिया कि यदि वो सच कहेगा तो उसे रियायत मिलेगी। उस रात लखन की आंखों में डर और पछतावे का संगम दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे बताया कि असल में मोती को गिरोह ने महल से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया था, पर वो कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। मोती को आगे बेचने का इरादा था, पर तभी रिश्तेदारी और दोष की भावना से कुछ लोगों ने कहा कि मोती का पुरासा होना बहुत अधिक पहचान ला सकता है और वे लोगों का शक बढ़ा देगा। इसलिए मोती को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया ताकि समय आने पर उसे बाहर बेचा जा सके। लखन ने यह भी बताया कि मोती के पास एक छोटा सा लिफाफा था जिसमें कुछ समुद्री नमक के दाने रखे हुए थे। ऐसा संकेत जिसे केवल वही लोग समझते जो समुद्री रास्तों से जुड़े होते हैं। अब बीरबल को नया सुराग मिल गया, समुद्र का संकेत। उसने तुरंत समुद्री व्यापारियों से पूछताछ की और पता लगाया कि हाल ही में एक नाविक आया था जो महल के नजदीक कुछ सामान छोड़कर गया था। नाविक का नाम रहमुल्लाह था और उसने कहा था कि वो कुछ सामान एक दुकानदार के पास छोड़ गया है जिसका नाम राजकुमार वाला था। बीरबल ने तुरंत उन दुकानदारों और नाविकों के घरों की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि रहमुल्लाह ने सचमुच कुछ सामान महल के पास एक पुरानी गोदाम में रखा था। उस गोदाम को जब खोला गया तो वहां कई पुराने सामान और कुछ गहनों के छोटे छोटे डिब्बे मिले, पर मोती नहीं मिला। पर डिब्बों के भीतर से निकला एक मोती जैसा चमकता हुआ टुकड़ा, पर वो भी असली नहीं था। फिर भी कुछ कण थे जिनमें समुद्री नमक के दानों की वह परत थी जो कि लखन ने बताया था। यह संकेत बीरबल के लिए एक पक्की दिशा था। मोती को समुद्र के किनारे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाया गया होगा, और वही स्थान कुछ ऐसा था जहां सिर्फ समुद्री व्यापारियों को ही पहुंच थी। बीरबल ने अब भारी भरकम योजना बनाई। उसने कुछ विश्वसनीय नाविकों का एक झुंड बनाया जिन्होंने कहा कि वे किसी अंधेरे व्यापारी को पकड़ेंगे। बीरबल ने महल के पुराने नक्शे निकाले और समुद्र के तट पर कुछ गुजरबसर की जगहों की सूची तैयार की। उनमें से एक नाम था महीगात, एक छोटा सा गांव जहां पर पुराने समुद्री व्यापारी अक्सर रुका करते थे। बीरबल के साथ एक पुराना अधिकारी, नाम था हरिस, जो समुद्री रास्तों से भली भांति परिचित था। दोनों मिलकर महीगात रवाना हुए। महीगात पहुंचने पर माहौल अलग था। मछलियों की तेज गंध, नावों की लकड़ी की चीखें और हवा में नमक की तीखी खुशबू। बीरबल ने गांव के मुसाफिरखाने, चाय की दुकानों और पुराने साहूकारों से पूछताछ की। एक बूढ़े नाविक ने बताया कि कुछ दिनों में एक लोभी व्यापारी आया था और उसने बड़े भरोसे से कहा था कि वह एक अनमोल सामान रखने आया है, पर उसने हंसी में कहा कि वो उसे समुद्र के किनारे एक पुख्ता चूदानी में छुपा देगा। ये सुनते ही बीरबल के दिमाग में एक योजना दौड़ गई। चूदानी यानी कि वो जगह जो कभी किसी की नजर में नहीं आए। बीरबल ने अपने साथियों के साथ समुद्र के किनारे की रेत में घंटों खोजना शुरू किया। रेत की कुछ परतों को खोदा गया, लाशतों की तरह पुराने शंखों को परखा गया, पर कहीं भी वो मोती न मिला। कुछ स्थानीय बच्चों ने मदद की और उन्होंने बताया कि कुछ रात पहले एक छोटे से किनारे पर कुछ चमक देखा गया था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वहां किसी ने दीपक जला रखा हो और फिर उसे हटा लिया हो। बीरबल ने उसी जगह की खुदाई करवाई और वहां जमीन के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी के अंदर कुछ नोट और एक गद्देदार कपड़ा था, पर मोती नहीं। पर गद्देदार कपड़े में एक छोटा सा मलम सोल था। वो वही समुद्री नमक के दाने थे।
ये संकेत था कि मोती अभी भी नजदीक ही है, पर कौन ले गया होगा? तभी एक मछुआरा बोला कि उसने कुछ रात पहले एक नाव देखी थी, एक छोटी सी नाव जिसमें एक आदमी और एक औरत थी। वे चुपके से किनारे पर आए थे और कुछ भारी सामान उठाकर ले गए। बीरबल ने तुरंत गांव के चारों ओर उसकी तलाश बढ़ाई। तलाश के तीसरे दिन बीरबल को गांव की एक झोपड़ी के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति मिले। दंपत्ति ने बताया कि रात के अंधेरे में कुछ लोग आए थे और उनसे कुछ पैसे लेकर उन्होंने कहा कि वे एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपने गांव की भलाई कर रहे हैं। बूढ़े दंपत्ति ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को पानी और रोटी दी थी और उन्हें कुछ रात के लिए अपने पास रुका लिया था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, क्या आप हमें उन लोगों का सविस्तार वर्णन दे सकते हैं? दंपत्ति ने बताया कि उनके कपड़े महल वाले नहीं थे, पर उनमें से एक का गला पारंपरिक साज सज्जा वाली एक सूती दुपट्टे में ढका हुआ था और उसकी चाल में वह रानी की सहायिका जैसा कुछ था। पर नहीं, वो सहायिका नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो महल के इर्द गिर्द नहीं दिखी थी। बीरबल के दिमाग में कई तार जुड़ने लगे। वो समझ गया कि ये मामला मात्र बाहरी गिरोह का नहीं है, इसमें महल के कुछ भीतरी लोगों की मदद भी शामिल है, और ये मदद बाहरी कारणों से नहीं। ये किसी की व्यक्तिगत लालसा, किसी की पुरानी मोहब्बत या किसी की जिद की वजह से हो सकती थी। बीरबल ने रानी के निकट के लोगों से फिर से बातचीत की और ये पाया कि रानी के एक पुराने मित्र थे जिनके हाल ही में बड़ा आर्थिक संकट आया था। उस मित्र का नाम प्रभुदत्त था। वो पूर्व में रानी का एक बचपन का साथी था और कुछ अनबन के बाद उसने महल से दूरी बनाई थी। पर हाल ही में उसने फेरबदल दिखाया था और उसने रानी के चंद सहायकों के साथ कुछ मुलाकातें की थी। बीरबल ने प्रभुदत्त से मिलना चाहा और उसने अपनी विनम्रता के साथ कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त की तरह बात करना चाहता है। प्रभुदत्त की आंखों में वो पुराना हल्का सा शर्म था। उसने स्वीकार किया कि उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, पर मोती जैसी चीज उसके लिए कभी लक्ष्य नहीं थी। बीरबल ने देखा कि प्रभुदत्त सच्चा लगता था, पर फिर भी कुछ तो छिपा हुआ था। उसने पूछा, किसने तुम्हें उन लोगों से मिलवाया? प्रभुदत्त ने कहा कि ये सब विनम्रता और मदद की बातों में हुआ। कुछ लोगों ने उसे कहा कि यदि वो रानी के नजदीक पहुंचना चाहता है तो वो उनकी सहायता करे, क्योंकि वे कुछ पुराने गहनों का रखरखाव कर रहे थे। बीरबल ने फिर अपने सारे सुरागों का मंथन किया। नकली मोती, इब्राहिम का गिरोह, लखन की सच्चाई, समुद्री दानों के संकेत और आखिर में महिगात की खोज। सब कुछ मिलकर एक बात प्रमाणित कर रहा था। ये चोरी सिर्फ एक रात की चाल नहीं थी, बल्कि महीनों की साजिश थी, जिसमें कुछ महल के भीतर के लोगों और बाहर के गिरोह ने मिलकर काम किया था। पर असली मोती कहीं सुरक्षित रखा गया था, ताकि उसे उपयुक्त समय पर बाहर बेचा जा सके और शायद फिर खरीदार महल के बाहर से ही आए। बीरबल ने आखिरी चाल तब चली जब उसने महल में सभी संदेहियों का एक बड़ा सभा बुलाया और कहा कि असली मोती का पता चल गया है। उसने सबको घटनास्थल पर बुलाया और बीच में एक खुला संदूक रखा। संदूक में रानी का असली गहना नहीं था, पर उसके भीतर एक छोटी सी चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, जहां सागर से लहरें मिलती हैं, वहां जो छुपा है वो सच को बुला रहा है। ये देखकर सबका मुंह खुल गया। बीरबल ने कहा, हम सबने कहीं न कहीं अपना अपना हिस्सा डाला। कोई सहायता की, कोई चुप रहा, कोई बहका, पर आखिरकार सच बाही ही नहीं, भीतरी आवाजों से भी बाहर आता है। तभी एक धीमी धीमी आवाज ने सभा तोड़ी। वो रानी की सहायिका थी, जिसने धीरे से कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सोचा कि मोती मेरे हवाले रहने से सुरक्षित रहेगा। मैं चाहती थी कि वो किसी के हाथों में जाने न पाए जो उसे बेच दे। सुरम्य और धीर रानी की आंखों में चमक थी, पर भूली हुई व्यथा भी थी। सहायिका ने अपने अपराध स्वीकार किए। उसने मोती चोरी नहीं करवाया, पर उसे छिपा कर रखने का निर्णय लिया ताकि वो सुरक्षित रहे। पर वो अकेली नहीं थी। कुछ बाहरी लोग भी थे जिन्होंने उसकी नादानी का लाभ उठाया
और मोती को अपने कब्जे में कर लिया। बीरबल ने शांति से बात को समेटा। अवश्य आपका मानवीय कारण था, पर नियम और विश्वास दोनों निभाए जाते हैं। रानी ने सहायिका की गलती को समझते हुए कहा, तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था पर तरीका गलत। सहायिका ने आंसू बहाए और वो बताने लगी कि मोती को जहां छुपाया गया था वहां एक छोटा सा दर्पण रखा गया था। ऐसा दर्पण जो दीपक की रोशनी को मोती की चमक में बदल दे। उस दर्पण के चिन्हों ने उसे महानगर के एक दासलोहार के घर तक पहुंचाया। अंततः सुबह को महल के दरबार में वही मोती रखा गया, वो वही चमकदार मोती जो कभी गायब हुआ था। उसे देखकर रानी की आंखों में प्रेम और राहत की जुड़न दिखी। बीरबल ने सभी को एक शिक्षा दी कि कैसे मानवीय भावनाएं और लालच कभी कभी मानवों को गलत राह पर ले जाते हैं, पर समझ, क्षमा और न्याय से हम इसे सुधार सकते हैं। इब्राहिम और उसके गिरोह को सख्ती से दंड दिया गया, पर साथ ही कुछ लोगों को पुनर्स्थापित करके उचित उत्तरदायित्व दिया गया। रानी ने सहायिका को कठोर चेतावनी दी पर उसे फांसी नहीं दी, क्योंकि बीरबल का मानना था कि शिक्षा और पुनरुत्थान कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जब सब कुछ शांत हुआ और महल की दीवारों पर वही पुरानी चमक लौट आई, तब बीरबल ने सबको याद दिलाया कि असली दौलत केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि भरोसा और सच्चाई है। मोती की चमक ने सबको एक नया सबक दिया कि कभी कभी अनमोल वस्तुओं की खोने की खबर से भी अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि हमने अपने कर्तव्य और इंसानियत को खोया तो नहीं। कई वर्षों के बाद भी जब लोग उस घटना की कहानी सुनते, वे अक्सर उस दिन का वर्णन करते जब बीरबल ने मोती वापस दिलाया और साथ ही एक बड़ा पाठ सिखाया कि मोह, लालच और भय से छुपे अपराध तभी समाप्त होते हैं जब समाज में समझ, सहानुभूति और न्याय कायम हो। एक छोटी सी सीख, अनमोल चीजें चाहे खो जाए, पर यदि हम ईमानदारी, समझ और माफी को अपनाएं तो खोई हुई तकदीरें वापस भी मिल सकती हैं। और असली कीमत हमेशा वस्तु में नहीं, बल्कि विश्वास में निहित होती है। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और दरबार की रहस्यमयी घड़ी। दरबार में एक नई चीज आई, एक बड़ी, भारी लकड़ी की घड़ी जिसे विदेश से आए एक राजदूत ने अकबर के सम्मान में भेंट किया था। वो घड़ी गोलमटोल, महीन नक्काशी से सजी हुई थी और उसके भीतर एक चमकदार पीतल का चेहरा था जिस पर कलात्मक अंग बने थे। महल के लोग पहले तो नई चीजों की तारीफ करते रहे, पर कुछ ही दिनों में वे सब हैरानी में पड़ गए। घड़ी रात के 12 बजे पर अचानक बज उठती, पर उसकी ध्वनि मानो किसी दूर के समुद्र की तरह धीमी और असमय होती। कभी वो सुबह के 4:30 बजाती, कभी दोपहर में 24 घंटों का सन्नाटा कराती। जो कुछ समझ में नहीं आता था वो ये कि घड़ी का कांटा सही समय पर टिकता नहीं। कभी किसी की याद दिलाता, कभी किसी की खटखट सुनाता, और एक बार तो उसने दरबार में किसी राजकुमार का ही जन्मदिन घंटों पहले ही घोषित कर दिया। अकबर ने चिंता व्यक्त की, ये घड़ी क्या बला है जो अपनी मर्जी से हमारी दिनचर्या बिगाड़ रही है? उसने पूछा। दरबार के लोग नेपथ्य में फुसफुसाए। कुछ ने कहा कि शायद ये जादू है, कुछ ने कहा कि ये तकनीकी दोष है, पर अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने नर्म मुस्कान दी और बोला, महाराज, घड़ी को दोष देने से पहले हमें समझना होगा कि उसकी धुन किसके लिए बज रही है। बीरबल ने पहले घड़ी के इतिहास की तहकीकात की। उसने राजदूत से पूछा, जिसने बताया कि वो घड़ी एक दूर के पहाड़ी नगर से आई है जहां की कारीगरी मशहूर है। वहां के मास्टर ने कहा था कि ये घड़ी समय की सुनने वाली है। वो केवल समय नहीं बताती, वो उस समय की कई छोटी छोटी सांसों को भी सुनकर बचती है। बीरबल ने माथा ठुकराया। समय की सांसें सुनना सुनने में रोमांचक था, पर व्यवहार में गुत्थी जैसे। उसने पूछा कि क्या घड़ी कभी किसी विशेष व्यक्ति के पास अलग तरह से बजती है? और दरबार के कुछ लोगों ने याद किया कि जब भी कोई झगड़ा या साजिश घटती, घड़ी असामयिक रूप से बज उठती। ये संकेत था कि घड़ी का व्यवहार महज तकनीकी दोष नहीं, कुछ संकेत दे रहा था। बीरबल ने निर्देश दिया
कि घड़ी को दरबार के बीच में ला दिया जाए, और हर बार जब वो अनियमित रूप से बजे तो वो सारे दरबार के लोगों को उन हालातों का ब्यौरा देने का आदेश हुआ जिसमें घड़ी ने आवाज की। नियम ये रखा गया कि किसी भी प्रकार की भागीदारी या सचेतना प्रचार नहीं होगा। सभी को शांत रहकर केवल तथ्य बताने होंगे। दौरों में जब घड़ी ने बार बार अनियमित बाजी की तो सूची में कुछ चौंकाने वाले तथ्यों ने जन्म लिया। एक बार वो तब बजी जब दरबार में एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। दूसरी बार उसने तब खनकाया जब एक नौकरानी के गहने गायब हुए। सबसे अनोखी बात यह थी कि घड़ी ने कभी भी तब नहीं बजा जब कोई साधारण काम हो रहा हो। वो केवल तभी उठती जब किसी तरह का भेद खुलने वाला होता या किसी के भीतर छुपी चिंता उभरने वाली होती। बीरबल, माफ कीजिए, बीरबल ने समझ लिया कि घड़ी एक तरह का संकेतक है। वो उन घटनाओं के साथ अनुरूप होती है जिनमें मनमानस और दंभ की हलचल होती है। पर प्रश्न यही था, क्या वो घड़ी सत्य की घंटी है या कोई शोरशराबा? बीरबल को यकीन था कि इसकी जांच बिना घबराए होना चाहिए। उसने कहा, यदि ये सच है कि घड़ी हमें किसी भेद का एहसास कराती है तो उसे हम चाल प्रवंचना को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सप्ताह बीरबल ने एक योजना बनाई। दरबार में घोषणा हुई कि महल के खजाने की एक छोटी सी नकल जांच के लिए सामयिक रूप से निकाली जाएगी और एक सुरक्षित अलमारी में रखी जाएगी। पर असल में बीरबल ने उस नकल को कुछ अलग जगह पर छिपाया और उसका सजीला आवरण उसी घड़ी के समीप रखा गया। वो जानना चाहता था कि क्या घड़ी उसकी चाल का संकेत देगी। रात हुई। दरबार के कुछ विश्वसनीय लोगों ने पहरा रखा, पर घड़ी उम्मीद के मुताबिक फिर अनियमित हुई। तब जाकर एक धीमी, तीक्ष्ण घंटियों की आवाज गूंजी और उस आवाज ने बुंदेलखंडी सी खनक में कसकर सबको झकझोर दिया। जैसे ही घंटी बजी, एक चोर जैसे कदमों की आवाज आई, पर दरअसल वो कदम किसी दरबानी के थे जो निश्चय ही घड़ी के पास आ रहे थे। वो दरबानी कौन था? बीरबल ने घड़ी से निकट एक पुराना नौकर पाया। उसका चेहरा पहले कभी न देखे जख्मों से भरा था और आंखों में चंचलता थी। नौकर ने चिल्लाकर माना कि वो केवल टूटे हुए लकड़ी की ग्रामर ठीक करने आया था। पर जब उसने अपने कपड़ों की जेब से एक छोटी सी कुंजी निकाली जो कि हाल ही में गायब हुए खजाने की अलमारी की कुंजी से मिलती जुलती थी, तो सारे लोग सन्न रह गए। कुंजी उसके पास क्यों थी? बीरबल ने उस नौकर से विस्तार से बात की। नौकर ने बताया कि कुछ दिन पहले उसे एक अजनबी ने पैसे दिए थे और कहा कि वो महल के कुछ हिस्सों की मरम्मत में मदद करे। उसे बड़ी तनख्वाह दी गई थी और उसने उस व्यक्ति की बात को अनदेखा कर दिया। पर बीरबल ने उस कथन पर यकीन नहीं किया। उसने और जांच की और पता चला कि उस नौकर के पास एक पुराना साथी है, एक लोहार जो महल की पुरानी अलमारियों पर बार बार आता जाता था। लोहार के पास वही कारीगरी थी जिसने कुंजी बनाई थी। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि केवल नौकर दोषी नहीं, कोई और उसके साथ मिलकर काम कर रहा था। पर असली रहस्य कुछ और ही था। कुछ दिनों बाद घड़ी ने फिर अनियमित बजना शुरू किया। उस दिन दरबार में एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या किसी विदेशी व्यापारी को विशेष करमुक्तियां दी जाए। बहस कड़ी थी। कुछ मंत्री व्यापार को बढ़ावा देने के पक्ष में थे, तो कुछ ने कहा कि इससे राज्य के पारंपरिक कारीगरों को ठेस पहुंचेगी। घड़ी ने अचानक तेज ढंग से बजाई और उसी वक्त एक छोटी सी खबर आई कि महल के बाहर एक कारीगर की दुकान में चोरी हुई है। चोरी के बाद लोगों के बीच भय और आरोपों की हवा चल पड़ी। कुछ लोगों ने बिना सुने समझे दाग लगाए, ये सब व्यापारियों का साजिश है, शायद मंत्री ही नफा नुकसान लेकर खेल रहे हैं। पर बीरबल ने सबको शांत रखा और कहा कि घड़ी की घंटी को ही एक मार्गदर्शक बनाकर वे सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। बीरबल ने सोचा कि यदि घड़ी सच में उन घटनाओं से जुड़ी है जहां दिलहंकार और छल हो, तो वो घड़ी का उपयोग करके उन नापाक इरादों की पहचान कर सकता है जो दरबार के भीतर गहरे छिपे हैं। उसने एक चाल चली। उसने दरबार के सभी लोगों का आचार व्यवहार, उनकी रातों की गतिविधियों
और उनके हालिया सुख साधनों के अनुसार सूचियां बनवाई। कुछ का नाम ऊपर आया। एक युवा निरीह अधिकारी जिसका नाम मंसूर था, एक प्रभावशाली मंत्री का भाई जो तरह तरह के व्यापारियों से गुप्त मुलाकातें करता था, और एक वृद्ध सलाहकार जो अक्सर अकेले में लंबी लंबी बातें करता था। पर बीरबल ने किसी पर भी सीधे आरोप नहीं लगाया। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि घड़ी उसे फिर संकेत दे। अगले सप्ताह घड़ी ने उस समय चुप्पी तोड़ी जब दरबार में एक छोटी सी डिब्बी मिली जिसमें कुछ मूल्यवान रत्न थे। वे रत्न उस मंत्री के घर के पास पाए गए जो व्यापारियों के पक्ष में था। दिक्कत यह थी कि मंत्री ने वे रत्न महल से चुराए जाने से पहले ही खरीद लिए थे। पर बीरबल ने ध्यान दिया कि मंत्री की आंखों में किसी अपराधी की तरह डर नहीं, बल्कि वैराग्य जैसा था। वो चुप था, पर उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि उसने कुछ गलत करके भी अब पछतावा नहीं कर रहा। बीरबल ने मंत्री से विनम्रता पूर्वक पूछा कि वो रत्न किससे खरीदे थे। मंत्री ने एक नाविक का नाम लिया, वही नाविक जो हाल ही में महल के पास आया था। नाविक का नाम सुनते ही बीरबल को याद आया कि कुछ दिन पहले वही नाविक घड़ी के आसपास देखा गया था, और घड़ी भी उसी दिन अनियमित हुई थी। चीजें जुड़ने लगी। बीरबल ने फिर से एक योजना बनाई। इस बार उसने घड़ी के पास एक नकली पेच रख दिया, एक बहुत ही दिखावटी पर नकली हीरा। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह हीरा उस नकल खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे वह रात में वापस रखना चाहता है। रात में जैसे ही कोई उसका हाथ मारने आए, बीरबल के छिपे हुए लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ा गया वो व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि वही वृद्ध सलाहकार था जिसे लोग पंडित हरलोक कहते थे। पंडित हरलोक ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि वो लंबे समय से महल के खजानों के संबंध में जानकारी जुटाता था, और उसने उन सूचनाओं को बीज बनाकर व्यापारियों को बेचा था ताकि वे महल के भीतर के लोगों का लाभ उठा सकें। उसकी चाल थी, वो लोगों की छोटी छोटी कमजोरियों का उपयोग करके बड़ा लाभ कमाता था। उसने बूता कर रखा था कि वो कुछ रत्न महल से बाहर बेच देगा, और साथ ही व्यापारियों को महल के कुछ विरोधी व्यक्तियों के बारे में गुमराह करेगा ताकि वे खामोश रहें। उसने घड़ी का व्यवहार बड़े ध्यान से देखा, और जब भी घड़ी ने अनियमित बजा, वो उसे संकेत मानकर अपने कारनामे अंजाम देता रहा। पंडित हरलोक की पकड़ के बाद कई और खुलासे हुए। कुछ नौकर, कुछ लोहार और कुछ व्यापारियों ने कबूल किया कि वे पंडित के साथ काम करते रहे थे। पर जैसे ही पंडित पकड़ा गया, एक नई बात सामने आई। कुछ लोग कहते थे कि पंडित तो केवल एक कड़ी था, असली साजिश उसका लक्ष्य नहीं था। बीरबल ने देखा कि पंडित के कागजों में कुछ ऐसे नाम लिखे थे जो उच्च पदों वाले लोगों से जुड़े हुए थे। कुछ नाम तो राजदूत के भी नजदीक थे। अब मामला गहरा हो गया। क्या घड़ी की अनियमितता केवल आंतरिक मतभेदों की घंटी थी, या इसमें बाहरी हाथ भी थे? बीरबल ने राजदूत से सावधानी से बात की। राजदूत ने बताया कि उसकी ओर से घड़ी एक तोहफा मात्र थी, पर वो भी अचरज में था क्योंकि उसके अपने नगर में ऐसी कोई गांठ नहीं थी। बीरबल ने राजदूत की सज्जनता पर शक नहीं किया, पर उसने विचार किया कि किसी ने घड़ी में कुछ जटिल तंत्र छिपा दिया होगा। शायद एक छोटा सा सुराग वाला उपकरण जो केवल तब सक्रिय होता जब किसी के अंदर छल या भय की तरंगे चलती हों। उसने घड़ी के निर्माता से भी खत लिखकर भेजा और उसे महल आमंत्रित किया। जब वो निर्माता आया तो उसने बताया कि घड़ी में एक विशेष प्रकार का सांकेतिक स्ट्रिंग है, एक छोटा यंत्र जो महज ध्वनि मात्र नहीं बल्कि आसपास के वातावरण की कंपनाओं और लोगों की बातों की आवृत्तियों को भी पकड़ लेता है। जब लोग किसी गोपनीयता या छल के बारे में सोचते हैं, तब उनकी बोलचाल और मन की धड़कनें उस उपकरण पर असर डालती और वो उपकरण घड़ी की घंटी को सक्रिय कर देता। निर्माता ने यह भी कहा कि यदि कोई जानबूझकर उस यंत्र को भ्रमित करे तो घड़ी की ध्वनि बेकार हो सकती है, और ये बात बीरबल के लिए नई दिशा खोलने वाली थी। अब बीरबल ने आखिरी जांच की। उसने सभी दरबारी लोगों से कहा कि वे अगले 1 महीने तक
अपनी हर गतिविधि पर लेखा जोखा रखें और किसी भी तरह की गुप्त मुलाकातों से परहेज करें। वो जानता था कि सच्चाई तो छुप नहीं सकती। यदि कोई डर या छल कर रहा था तो या तो वो स्वयं घड़ी को फिर सक्रिय कर देगा या उसकी बेचैनी उसे गलती करने पर मजबूर कर देगी। महीने भर बाद कई छोटी छोटी बातें सामने आ गई। कुछ रिश्तेदार महलों से पैसे लेकर भागे, कुछ व्यापारियों के नाम खुले और कुछ नौकरों ने सच बोल दिया। अंत में बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, घड़ी हमें केवल चेतावनी देती रही, पर हमने उसे सिर्फ घंटी समझा। घड़ी ने सिखाया कि जब भी हम सच से भागते हैं और अपने भय से दूसरों को बहकाते हैं तो समय हमें पकड़ लेता है। अकबर ने पंडित हरलोक और उसके साथियों को कड़ी सजा दी, पर साथ ही कुछ पुनर्सुधार की नीति भी अपनाई। उन्होंने घड़ी को महल की बीच वाली जगह पर रखा ताकि वो हर किसी की आंखों में सच की परछाई डालती रहे। बीरबल ने उस घड़ी की सराहना की, न इसलिए कि वो चमत्कारी थी, बल्कि इसलिए कि उसने लोगों के भीतर छिपे भय और लालच को उजागर किया। महल में फिर से शांति आई, पर अब लोग जानते थे कि भले ही समय का पहिया चलता रहे, सत्य उसकी गति से पहले ही अपनी आवाज पहुंचा देता है। जब साल बीत गए तो घड़ी कभी कभी अजूबे तरीके से बज उठती और लोगों की आंखों में एक थरथराहट आ जाती, पर अब वे जानते थे कि वो डर की घंटी नहीं, चेतावनी है। और बीरबल ने सभी को सिखाया कि किसी भी रहस्य को सुलझाने में धैर्य, निरीक्षण और सहानुभूति जरूरी है। कभी कभी सच सुनने के लिए सिर्फ एक घंटी ही काफी होती है। एक छोटी सी सीख, रहस्य अक्सर बाहरी नहीं, भीतरी होते हैं। डर, लालच और छुपे हुए इरादों की घंटी खुद ही हमें सच की ओर इशारा कर देती है। बस उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और दरबार की खोई हुई ताबीज। बीरबल ने कभी कभी वही किया जो दूसरों के लिए असंभव दिखता था, सच को धीरे धीरे बाहर बुलाना। उस बार भी दरबार में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। रानी की ताबीज, जिधर उसकी एक झलक राज परिवार की बहुमूल्यता जुड़ी थी, अचानक गायब हो गई। ये ताबीज चांदी का महीन काम, बीच में छोटा सा नीलम और चारों और बारीक नक्काशी से सुशोभित थी। कहा जाता था कि ये ताबीज सदियों से रानी के नेक पर बंधी रहती आई थी और वो हर संकट में उनकी रक्षा करती आई। ताबीज के गायब होते ही महल में अनावश्यक सन्नाटा फैल गया। कुछ लोग इसके खो जाने को दुर्भाग्य मानने लगे, तो कुछ लोगों के मन में काले शक के बादल मंडराने लगे। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और दीवान आम में सबको खड़ा कर दिया। ये ताबीज कहाँ गई? उसकी आवाज में गंभीरता थी पर क्रोध नहीं। वो बीरबल की ओर देखकर बोला, बीरबल, इसे ढूंढ कर लाओ, वरना जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। बीरबल ने नर्म मुस्कान दी और बोला, महाराज, सजा से पहले सच्चाई की तलाशी जरूरी है। वो जानता था कि भीड़ की हड़बड़ी में अक्सर गलत लोग फंस जाते हैं। उसने पूछा कि आखिर ताबीज अंतिम बार किसने देखा था? रानी की सहायिका ने घबराकर कहा कि रात के समय उसने अलमारी का दरवाजा खोला था। ताबीज नहीं देखी तो उसने रानी को जगाया और फिर ढूंढने लगे। तब तक वो गायब थी। कुछ नौकरों ने बताया कि दरबार के दरवाजे में अंधेरे में किसी ने हल्की सी सुस्पष्ट आवाज सुनी थी, जैसे कोई कपड़ा घिसट रहा हो। बीरबल ने पहले महल के उन लोगों से बात की जिनके हाथ रानी के पास जाते थे, गहने संभालने वाले, रानी की व्यक्तिगत सहायिका, गोदाम के मुखिया और कुछ भरोसेमंद नौकर। उसने हर बात ध्यान से सुनी, पर बिना कोई निर्णय दिए वो सिर्फ संकेत इकट्ठा कर रहा था। किसने किस समय किसको देखा, दरवाजे का ताला किसने खोला, किसने उस रात अजीब बदनामी देखी। बीरबल की बातों में कोई चिल्लाहट नहीं थी। उसकी चाल थी कि वो हर छोटी बात को बड़े धैर्य से जोड़कर असल तस्वीर बना ले। सबसे पहला सुराग आया जब बीरबल ने ध्यान दिया कि ताबीज का धागा मात्र एक नॉर्मल धागा नहीं था। रानी की सहेली ने बताया कि धागे पर एक छोटा सा लाल धागा भी था, जैसे कोई निशान। बीरबल के जहन में एक विचार आया,
वो निशान अक्सर परिवार के खास लोगों द्वारा लगाया जाता था ताकि वे गहने की पहचान कर सकें। उसने छुपकर रानी के पुराने परिधानों और अन्य गहनों की जांच करवाई और पाया कि लाल धागा कई जगहों पर ही देखा जा सकता था, पर वही नहीं जहां से ताबीज गायब हुई थी। इसने कुछ लोगों को आश्चर्यचकित किया। फिर बीरबल ने महल के कागजों और पन्नों का अध्ययन किया। उसने देखा कि एक सप्ताह पहले खजाने के पास एक अज्ञात पैकेट आया था जिसे गोदाम के एक नौकर ने स्वीकार किया था। उस नौकर का नाम हलवाई हरगोविंद था। नाम से उसने खाना बनाता हुआ काम किया, पर वो गोदाम में कुछ सामान रखना भी जानता था। बीरबल ने उस हलवाई से लंबी बातचीत की। हलवाई को बताते हुए वो डर रहा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसका रोजगार जाएगा। उसने कहा कि उसने केवल एक दानदान से कुछ कपड़े और पुरानी चीजें स्वीकार की थी। पर जब बीरबल ने उससे पूछा कि क्या उसने किसी पैकेट में चमकदार कुछ देखा, तो हलवाई की आंखों में शर्म और डर का मिश्रण झलक उठा। उसने धीरे से बताया कि पैकेट में एक लंबी कढ़ाई वाली पूंछ सी चीज थी। पर बताने से पहले वो रुक गया और बोला, पर मैं नहीं जानता कि वो ताबीज थी या कोई और चीज। मैंने पैकेट वहां रखना ही नहीं चाहा था। बीरबल ने हलवाई की बात को ध्यान से लिया, पर तुरंत उस पर भरोसा नहीं जताया। उसे मालूम था कि अक्सर निर्दोष लोग किसी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। उसने अगले सुराग के लिए महल के आगे पीछे के छोटे छोटे कोनों की नजरबंदी करवाई। उसने देखा कि रात में कुछ चप्पल की आहटें बार बार एक पुराने सूखे कुएं के पास रुकती थी। कुआं जो कभी पुरानी रानी के बच्चों के खेलने का स्थान था, पर अब बेतरक छोड़ दिया गया था। बीरबल ने खुद उस कुएं के पास जाकर देखा। कुएं के पास कुछ ताजे मिट्टी के निशान थे। किसी ने हाल ही में मिट्टी खोदी थी और फिर उसे अधका छोड़ दिया था। बीरबल ने सोचा कि अगर ताबीज खोदी हुई मिट्टी में छिपा दी गई हो तो उसे वही तलाशा जा सकता है। उसने महल के लोगों से कहा कि वे सब शांत रहें और किसी को भी बिना कारण कुएं के पास न जाने दें। पर रात में उसने कुछ भरोसेमंद नौकरों से मिलकर उसी कुएं की खुदाई करवाई। मिट्टी खोदते ही एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकली, पर पेटी में कुछ पुराने पत्ते और एक टूटा हुआ कंगन था। ताबीज नहीं मिला। बीरबल ने सोचा कि शायद ताबीज कहीं बाहर छिपा कर रखा गया होगा। किसी ने महल के भीतर ही नहीं रखा होगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि महल के बाहर के सभी छोटे छोटे दुकानों, बाजारों और समुद्री किनारे के परिचितों से बात की जाए। राजमहल के पुराने सूत देने वाले, लोहार, मोती का व्यापारी और एक दो मछुआरे जिनकी नावें अक्सर महल के आसपास दिखाई देती थी। सबके घरों में बीरबल के गुप्त जासूस गए। एक जवानी लड़की जिसकी आंखों में बातें सुलझा हुआ सा तेज था। उसने बताया कि कुछ रात पहले उसने महल के पास एक छुपा हुआ आदमी देखा था जो किसी भारी चीज को उठाकर बाहर ले जा रहा था। वो आदमी एक अंधेरी सूट पहने हुए था और उसकी चाल में कुछ झिझक भी थी। ये सुनकर बीरबल के दिमाग में एक पुराना मामला फिर से उभर आया। कभी कुछ साल पहले उसी तरह के अंधेरी सूट में एक गिरोह महल के पास घूमता था और किसी विशेष वस्तु के पीछे था। उसने मुल्क के उन पुराने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि उस गिरोह का सरगना कुछ समय पहले पकड़ा गया था, पर उसके कुछ साथी भाग निकले थे और वे कभी पकड़े नहीं गए। बीरबल ने सोचा कि शायद वही पुराने साथी फिर से सक्रिय हुए हों। पर उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। जिन लोगों ने पहली बार ताबीज के गायब होने की खबर दी थी, उनमें से कुछ के चेहरे पर राहत की झलक थी, जैसे कि कुछ लोगों को ताबीज के छिपे होने से परेशानी खत्म हो गई हो। इस तरह का रवैया बीरबल को अच्छा नहीं लगा। वो जानता था कि जहां शिविर की राहत दिखे वहां अक्सर कुछ छुपा हुआ होता है। बीरबल ने अगली चाल में थोड़ा अभिनय किया। उसने दरबार में घोषणा की कि रानी ने ताबीज के सुरक्षित होने के लिए एक और ताबीज बनवा ली है और वो उसे रानी के कमरे में सार्वजनिक रूप से रखेगी, ताकि जो भी दोषी हो वो भयभीत होकर अपनी गलती स्वीकार कर दे। ये घोषणा सुनते ही कुछ लोग सहज हुए, पर कुछ के चेहरे पर खिंचाव दिखा।
रात में जब बीरबल ने सन्नाटे में उन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी तो उसने देखा कि महल के एक कोने से अजीब सी हलचल हुई। वही जगह जहां रानी की एक पूर्व अनुचर रहती थी, जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना का चेहरा पहले शांत था, पर उस रात उसकी चाल जल्दी जल्दी और घबराई हुई थी। बीरबल ने सुलोचना को बुलाया और शांत स्वर में पूछा कि वो उस रात किस कारण से वहां गई थी। सुलोचना ने पहले तो कुछ नहीं बोला, पर बाद में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्वीकार किया कि वो रात में बाहर गई थी, पर उसका उद्देश्य चोरी करना नहीं था। वो उस रात अपने बीमार बेटे के लिए दवाइयां लेने गई थी और रास्ते में दरबार के पास एक भारी वजन उठाकर जा रहे व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति थका हुआ और दर्द में था, पर उसने कुछ नहीं कहा। सुलोचना ने बताया कि वो व्यक्ति पेटी लेकर चला गया और उसे लगता था कि वो सिर्फ कुछ पुरानी चीजें उठा रहा था। उसने बताया कि व्यक्ति ने उसके गले पर कुछ छाया सी डाली थी, एक ऐसा रूप जिसका देखने पर सुलोचना के मन में डर पैदा हो गया और उसने भागकर चुप्पी रखनी ही ठीक समझा। बीरबल ने सुलोचना की बात को सहानुभूति से सुना, पर अपनी जांच जारी रखी। उसने महल के कुछ पुराने तलों से मिलने का नाटक किया और उन्हीं लोगों की कहानियां सुनकर उसने धीरे धीरे सच के उस सतह को खुरचना शुरू किया। उसे पता चला कि कुछ राजकीय लोगों का पुराना हित इस ताबीज से जुड़ा हुआ था। रानी का एक जुड़ा हुआ वंश जो वर्षों पहले किसी विवाद के कारण अलग हो गया था, पर आज भी उसकी छाया महल पर बनी हुई थी। बीरबल ने यह भी देखा कि रानी की एक पुरानी दोस्त, जो अब किसी वृद्धाश्रम में रहती थी, पिछले कुछ हफ्तों से महल के नौकरों से विशेष ध्यान पाने लगी थी। कुछ लोग कहते थे कि वो ताबीज को लेकर चिंतित थी, क्योंकि उसने कहा था कि ताबीज में कुछ ऐसा है जो लंबे समय से किसी के हाथ में जाने से बेहतर है। तभी बीरबल के ध्यान में एक और बात आई। रानी की सहायिका, जिनके बारे में कुछ सप्ताह पहले गोपनीय बात हुई थी, उनके पास एक पुरानी सूटकेस देखकर एक नौकर ने कहा था कि वो बहुत भारी है और उसमें अजीब सी चीजें हैं। पर सहायिका ने कहा था कि वो अपनी पुरानी यादों के सामान रख रही है। बीरबल ने सोचा कि शायद ताबीज वही छिपा हुआ है, पर यदि वो सहायिका की बेईमानी से नहीं, तो फिर क्यों उसने सूटकेस छिपाया? बीरबल ने सबसे पहले सूटकेस को बिना किसी को बताए ही खुले स्थान पर रखवाया और उसके आसपास एक जाल बिछाया। वो जाल कोई पकड़ने वाला जाल नहीं था, बल्कि एक तरह का सामाजिक जाल था। वो सूटकेस को महल के बीच में रखवा कर कहा कि यहां रानी इसे आज सार्वजनिक रूप से दिखाएगी। ये सुनते ही जो भी किसी तरह गुप्त घनश्याम में उलझा हुआ था, डर कर कुछ गलती कर सकता था। वो रात बीरबल के लिए निर्णायक थी। रानी के कमरे में जैसे ही सूटकेस रखी गई और सबकी निगाहें उस पर टिक गई, बीरबल ने अचानक घोषणा की कि सूटकेस में ताबीज की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। पर वो मजाक कर रहा था। वास्तव में उसने एक छोटी सी आवाज सुनने का जाल बिछाया था। कुछ लोगों को अचानक छाती पर हल्की सी बेचैनी हुई और वे शीघ्रता से उठ खड़े हुए। उनमें से ही एक था रानी की सहायिका का पुराना रास्ता मसाया, जो रात में अक्सर महल के बाहर के झोपड़ों में जाया करता था। वो आदमी बेहोश हो गया और लोग उसे पकड़ कर लेकर आए। पूछताछ में उसने बताया कि सहायिका की पिटारी में उसने कुछ सजे हुए कपड़ों के बीच ताबीज देखा था, पर उसने ताबीज चुराने की इच्छा से नहीं, बल्कि उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहा था, क्योंकि उसे डर था कि बाहरी लोग ताबीज का दुरुपयोग कर देंगे। ये बात सुनते ही बीरबल ने माहौल को शांत रखा और रानी को अकेले बुलाकर बैठाया। उन्होंने बीच में बैठकर बातें की। बीरबल ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और रानी ने अपनी आंखों से सच्चाई बताई। रानी ने स्वीकार किया कि वो ताबीज को छिपाना चाहती थी, पर इसका कारण स्वार्थ नहीं था, थोड़ी पुरानी कहानी थी। वर्षों पहले उसकी बहन ने ताबीज के कारण एक गलत निर्णय लिया था, जिसके कारण उसके परिवार को बहुत दुख सहना पड़ा। रानी ने ताबीज को सार्वजनिक रखने से डरता था कि फिर किसी की लालसा फिर से उसके परिवार की तकदीर बिगाड़ दे। इसलिए उसने ताबीज को थोड़े समय के लिए सुरक्षित रखने की सोची थी, पर वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे चुरा ले
या दुरुपयोग करे। इसीलिए उसने ताबीज को ऐसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप दिया जो उसे सुरक्षित रख सके, पर भरोसेमंद होने के नाते ही वो व्यक्ति अनिच्छा और भय में पड़ा और ताबीज को कहीं और छिपा गया। बीरबल ने सांस ली। उसने रानी को समझाया कि भले ही उसकी मंशा भली थी, पर राज की वस्तुएं राज का हिस्सा होती हैं। उन्हें निजी भय के कारण छिपाया नहीं जाना चाहिए। अकबर ने जब ये सारा सच सुना तो वो गंभीर हुआ, पर वो रानी के इरादे को भी समझा। उसने धीमे स्वर में कहा, हम सभी मनुष्य हैं और हमारी भावनाएं, डर और मोह हमें विचलित कर देते हैं। पर जब हम राज और समाज की जिम्मेदारी उठाते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत डर को अपने कर्तव्य से ऊपर नहीं आने देना चाहिए। अंत में ताबीज वही पाया गया जहां सुलोचना ने कहा था, एक पुराने कुएं के पास की पेटी में नहीं, बल्कि रानी के पुराने एक मनोरम चित्र के पीछे एक छोटे से खोखले में छिपा हुआ था। वो जगह इतनी सूक्ष्म थी कि केवल वही व्यक्ति जो पूरी बात जानता था वो ही ढूंढ सकता था। ताबीज सुरक्षित हालत में वापस आया और रानी ने सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगी कि उसने ऐसे निर्णय लिए जिनसे दरबार में भ्रम फैला। अकबर ने सभी को समझाया कि सजा का उद्देश्य शिक्षा और सुधार होना चाहिए, न कि बदला। बीरबल ने सबको एक बार फिर आश्वस्त किया कि जांच केवल दोषी तलाशने का तरीका नहीं, बल्कि समाज के अंदर जो कमजोरियां हैं उन्हें पहचानने और सुधारने का मार्ग भी है। उसने कहा कि कई बार हम चीजें छिपा देते हैं, न केवल वस्तुएं, बल्कि अपने डर, पछतावे और शर्म भी, और वही छुपी भावनाएं दूसरों को संकट में डाल देती है। रानी ने ताबीज सार्वजनिक रूप से पहन ली और उसने प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य में सार्वजनिक हित को कभी निजी डर पर नहीं बढ़ने देगी। उन दोषियों जिन्हें सजा की आवश्यकता थी उन्हें न्याय के मुताबिक दंड मिला, पर साथ ही पुनर्सुधार और माफी का मार्ग भी रखा गया। महल में फिर से शांति लौटी, पर इस बार सबने सीख ली कि विश्वास, पारदर्शिता और साहस ही किसी भी राज का सबसे बड़ा ताबीज है। एक छोटी सी सीख, किसी भी शक्ति या वस्तु से बड़ा अधिकार और सुरक्षा का जिम्मा हमारी ईमानदारी और साहस है। डर में छुपाकर रखा गया कोई भी रत्न अंततः धूल में बदल जाता, पर सच, विश्वास और हिम्मत ही उसे रोशन रखते हैं। अगली कहानी का शीर्षक बीरबल और दरबार की रहस्यमयी किताब।